इस विशेष वीडियो में हम उन पौधों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। अब अगर हम विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले हमने शैवाल एल्गी के बारे में बात की थी। शैवाल के बाद अगला क्रम ब्रायोफाइट्स का आया। ब्रायोफाइट्स के बाद अगला क्रम टेरिडोफाइट्स का आया, जिसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। अब इस टेरिडोफाइट्स के बाद विकास क्रम की तालिका में जिम्नोस्पर्म्स आएंगे और अंत में एंजियोस्पर्म्स या फूल वाले पौधे होंगे। तो इस विशेष वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स के बारे में विस्तार से जान रहे हैं। अब अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें कि ये किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, तो ये ठंडी, नम और छायादार जगहों पर पाए जाते हैं। हालांकि ये टेरिडोफाइट्स रेतीली मिट्टी की परिस्थितियों में भी अच्छी तरह से पनप सकते हैं। टेरिडोफाइट्स के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहले स्थलीय पौधे हैं जिनमें संवहनी ऊतक वैस्कुलर टिश्यूज आए। तो जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले इन्हीं टेरिडोफाइट्स में आए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पादप जगत के सदस्यों में पीढ़ियों का परिवर्तन, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है। पीढ़ियों के परिवर्तन में दो अवस्थाएं हो सकती हैं। पहली अवस्था को स्पोरोफाइट कहा जाता है और दूसरी अवस्था को गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो टेरिडोफाइट्स में भी दो अवस्थाएं होती हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक अवस्था और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक अवस्था। अब पौधों के विभिन्न समूहों में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की अवधि अलग अलग होती है। तो अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो मुख्य पौधों की संरचना या प्रमुख अवस्था स्पोरोफाइटिक अवस्था होती है। अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट्स के मामले में यह असली जड़ों, तने और पत्तियों में विभाजित होता है। इन अंगों में अच्छी तरह से विभेदित संवहनी ऊतक होते हैं, यानी स्पोरोफाइट में जाइलम और फ्लोएम अच्छी तरह से उपस्थित होते हैं। अब अगर हम यहाँ पत्तियों की स्थिति की बात करें तो ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें छोटी पत्तियां मौजूद होती हैं। ऐसे टेरिडोफाइट्स भी हो सकते हैं जिनमें बड़ी पत्तियां मौजूद होती हैं। अगर पत्तियां छोटी होती हैं तो इन्हें माइक्रोफिल्स कहा जाता है। और एक उदाहरण जिसमें छोटी पत्तियां या माइक्रोफिल्स मौजूद होती हैं, उदाहरण है सेलेजिनेला। अगर हम उस टेरिडोफाइट की बात करें जिसमें बड़ी पत्ती मौजूद होती है तो उसे मेगाफिल्स कहा जाता है और यह फर्न्स के मामले में पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि कुछ टेरिडोफाइट्स में माइक्रोफिल्स होंगे और कुछ टेरिडोफाइट्स में मेगाफिल्स होंगे। इसके बाद हम एक संरचना की बात करते हैं जिसे स्पोरोफिल्स कहा जाता है। अब इन पत्तियों में स्पोरेंजिया होंगे। स्पोरेंजिया वे संरचनाएं हैं जिनके अंदर वास्तव में बीजाणु होते हैं, जिनके अंदर वास्तव में स्पोर्स होते हैं। इन संरचनाओं को स्पोरेंजिया कहा जाता है। और टेरिडोफाइट्स के मामले में हम इन स्पोरेंजिया को स्पोरोफिल्स कह रहे हैं। अब कुछ टेरिडोफाइट्स होंगे, कुछ टेरिडोफाइट्स के उदाहरण जिनमें ये स्पोरोफिल्स या स्पोरेंजिया ये सघन संरचनाएं बनाएंगे और उन सघन संरचनाओं को स्ट्रोबिली या कोन्स कहा जाएगा। तो इसका मतलब है कि सभी टेरिडोफाइट्स में ये स्ट्रोबिली या कोन्स मौजूद नहीं होंगे। कुछ टेरिडोफाइट्स में केवल स्पोरोफिल्स होंगे, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिल्स सघन संरचनाएं बनाएंगे और अगर सघन संरचनाएं मौजूद हैं तो उन्हें स्ट्रोबिली या कोन कहा जाएगा। उन टेरिडोफाइट्स के उदाहरण जिनमें स्ट्रोबिली या कोन्स मौजूद हैं, पहला उदाहरण सेलाजिनेला है और दूसरा उदाहरण इक्विसेटम है। अब इन स्पोरेंजिया के बारे में बात करते हैं। वास्तव में स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स होती हैं। अब ये स्पोर मदर सेल्स मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगी। तो अगर हम सभी भागों को देखें तो सबसे बड़ा भाग अगर स्ट्रोबिली मौजूद है तो यह सबसे बड़ा भाग होगा। अब स्ट्रोबिली स्पोरोफिल्स से बनी सघन संरचना होगी। तो स्ट्रोबिली के अंदर स्पोरोफिल्स या स्पोरेंजिया होंगे। इन स्पोरोफिल या स्पोरेंजिया के अंदर वे कोशिकाएं होंगी जिन्हें स्पोर मदर सेल्स कहा जाएगा। अब इन कोशिकाओं में मियोसिस होगी और इसके परिणाम स्वरूप हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होगा। तो यह वास्तव में टेरिडोफाइट्स का स्पोरोफाइट चरण है। अब इस चरण में जो अंतिम चीज बनी थी वह स्पोर्स थे। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स यदि ये अंकुरित होते हैं तो ये गैमेटोफाइट को जन्म देंगे और गैमेटोफाइट का शरीर थैलॉइड होगा
और इसे प्रोटैलस कहा जाएगा। अब इस गैमेटोफाइट की विशेषताओं की बात करें, जिसे प्रोटैलस कहा जाता है, यह एक छोटी संरचना है। हम कह सकते हैं कि यह आसानी से दिखाई नहीं देता। यह एक बहुकोशिकीय संरचना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गैमेटोफाइट स्वतंत्र रूप से रहता है और यह अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी होता है। अब गैमेटोफाइट चरण, जो टेरिडोफाइट्स के मामले में उपस्थित होता है, इसी कारण टेरिडोफाइट्स का प्रसार सीमित रहता है और यह एक संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है। इसका कारण यह है कि यह गैमेटोफाइट हमेशा ठंडी, नम और छायादार जगह में ही बढ़ सकता है। इसीलिए टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट उन जगहों पर जीवित नहीं रह सकता जहां तेज धूप होती है। तो यह टेरिडोफाइट्स के प्रसार के लिए एक प्रतिबंध है। दूसरा प्रतिबंध यह है कि यदि निषेचन होना है तो इसके लिए पानी की आवश्यकता होगी। तो इन दो कारणों की वजह से टेरिडोफाइट्स कई भौगोलिक क्षेत्रों में नहीं फैल सकते। अब अगर हम इस गैमेटोफाइट की बात करें तो इसमें नर जननांग होगा। नर जननांग को एंथेरिडिया कहा जाएगा। वहां मादा जननांग भी होगा, जिसे आर्केगोनिया कहा जाएगा। नर जननांग या एंथेरिडिया हैप्लॉइड एंथेरोजॉइड्स उत्पन्न करेगा और मादा जननांग वास्तव में अंडा उत्पन्न करेगा। तो हम कह सकते हैं कि वहां नर और मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हमने निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता के बारे में बात की थी, तो पानी में ये एंथेरोजॉइड्स आर्केगोनियम के मुख तक पहुंचेंगे। आर्केगोनियम मादा जननांग है। अब इस आर्केगोनियम में अंडा होगा। तो अब हैप्लॉइड एंथेरोजॉइड हैप्लॉइड अंडे के साथ संलयन करेगा और इससे डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां फिर से हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक अवस्था से डिप्लॉइड जाइगोट में परिवर्तन हो गया है। अब यह जाइगोट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का निर्माण करेगा और फिर से हम इस अवस्था पर आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स के मामले में यह स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक अवस्था एक दूसरे के बाद आती रहती है और प्रमुख अवस्था स्पोरोफाइट होगी, जो कि डिप्लॉइड अवस्था है।